मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं जो कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। जी हां, दूसरे किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े, अपनी खेती किसानी में थोड़ा सा बदलाव लाकर उन्नति की राह पर आगे बढ़े। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले हमारे सफल किसान सुनील कुमार चौहान से, जिनके पास 10 एकड़ जमीन है। लेकिन आपको बता दें कि उसमें से 6 एकड़ जो जमीन है वो पूर्णतः प्राकृतिक खेती को समर्पित है। जी हां, प्राकृतिक खेती जो पर्यावरण हितैषी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। तो हमारे सफल किसान ने किस तरह से प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाए, कैसे इस सफर की शुरुआत की, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोहम्मदपुर सुजानपुर गांव का। उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख कृषि राज्य है। यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। गंगा और यमुना जैसी नदियों के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, धान, गन्ना, आलू और दालें हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना और गेहूं उत्पादन में देश में अग्रणी है। यहाँ सिंचाई के लिए नदी, नहरें, ट्यूबवेल इत्यादि हैं, जिसे किसान आसानी से सिंचाई कर पाते हैं। सरकार किसानों को बीज, खाद, कृषि यंत्र और सब्सिडी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश की कृषि अब मेहनत, तकनीक और सरकारी सहयोग की बदौलत तेजी से उन्नत हो रही है, जिससे किसान और राज्य दोनों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति मजबूत बन रही है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला एनसीआर में होने के कारण काफी प्रसिद्ध है। गाजियाबाद के किसान आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। ये क्षेत्र शहरीकरण के बावजूद भी कृषि में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। यहाँ के किसान गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, आलू और सब्जियों की खेती करते हैं। बढ़ते शहरी विस्तार के कारण जमीन भले ही कम हुई हो, लेकिन किसानों ने तकनीकी साधनों जैसे ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और ग्रीन हाउस खेती को अपनाकर उत्पादन में बढ़ोतरी की है। गाजियाबाद के कई किसान जैविक खेती और कृषि उद्यमिता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक सफल किसान है सुनील कुमार चौहान, जिनके पास 10 एकड़ जमीन है, जिनमें से 6 एकड़ में पूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं, जिससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ रही है, बल्कि वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने की सलाह आखिर कहां से मिली, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे पास जो ज़मीन है वो 10 एकड़ है, जिसमें कि हम 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं एनसीएनएफ से पीजीएस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन में। और यहाँ इसमें हम सह फसली लेते हैं, जिसमें गन्ने के साथ में हमने मक्का भी उगाई है, पहले मिर्च भी की है और धान बोते हैं, गेहूँ बोते हैं। सभी हम फिर 6 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। जैविक खेती हम कर रहे हैं। कई बार केवीके में हमारा जाने का रहा, जो केवीके हमारा गाजियाबाद पड़ता है मुरादनगर में, तो वहाँ भी देखा हमने, वहाँ जैविक खेती हो रही थी। 1-2 बार एनसीएनएफ मीटिंग में गए तो वहाँ देखा, तो वहाँ से हमें आया कि हम भी जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें हम अपना खर्चा भी बचा सकते हैं और फसल भी अच्छी रहेगी, जिसे हम खुद खाएं या किसी को दें तो स्वास्थ्यवर्धक रहेगी, जिससे प्रकृति भी सही रहेगी। सुनील कुमार चौहान गेहूं और गन्ने के साथ सहफसली फसलें भी लेते हैं। इससे उत्पादन क्षमता के साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। सहफसली खेती एक कृषि तकनीक है, जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसका उद्देश्य भूमि का अधिकतम उपयोग करना, फसल जोखिम को कम करना और आमदनी बढ़ाना होता है। सहफसली खेती साधारण खेती के मुकाबले काफी फायदेमंद साबित होती है। हम गेहूं तो एक ऐसा है कि केवल गेहूं अकेला रहता है, वरना अगर सरसों भी बोते हैं तो सरसों हम पीली सरसों बोते हैं, पीताम्बरी, जिसमें कि हम मसूर बो देते हैं। तो दोनों हमारी फसल होती हैं अच्छी, मसूर भी मिल जाती है हमें दाल के लिए और सरसों भी मिल जाती है।
उसके बाद सरसों कटाई पे और गेहूं के बाद में हम गन्ना बोते हैं। तो गन्ने में हम अगर सरसों के बाद बो रहे हैं तो उसमें उड़द वगैरह या मूंग बो सकते हैं, मक्का भी बो सकते हैं। गेहूं वाली जो है, गेहूं की गन्ने में भी हम मक्का बो देते हैं, तो वो उससे हम सह फसली भी ले लेते हैं और हमारा सब प्राकृतिक वो रहता है। पहले जब हम नॉर्मल कर रहे थे खेती तो उस टाइम पे क्या था कि एक तो फर्टिलाइज़र महंगे होते जा रहे थे, दूसरा मात्रा पहले अगर हमने 20 किलो बीघा डाली, यानी कि जैसे 100 किलो एकड़ के हिसाब से, तो वो मात्रा बढ़ानी पड़ रही थी हमें हर साल। लेकिन जैसे ही हम अगर प्राकृतिक पे आए तो हमें पहले साल नुकसान रहा, लेकिन उसके बाद हमें फ़ायदा रहा। पहले साल भी फ़ायदा हमारा, दूसरी जो सह फसली ली तो उससे औसत हमारा बराबर हो गया, हमें नुकसान भी नहीं रहा। लेकिन गन्ने में नुकसान रहा, अगर मेन गन्ना ही माने, लेकिन सह फसली से काफ़ी फ़ायदा है। सहफसली खेती छोटे और मध्यम किसानों के लिए एक लाभकारी विकल्प है, खासकर जब संसाधन सीमित हों और जोखिम कम करना हो। सहफसली खेती करने से खेत का अधिकतम भाग उपयोग करने से फसलों के बीच की खाली जगह में छोटी या जल्दी पकने वाली फसलें उगाकर कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग होता है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं वो गन्ने के साथ अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं, यानी कि सह फसली खेती को अपनाए हुए हैं और कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान सुनील कुमार चौहान जी का। जानते हैं कि गन्ने के साथ वो कौन कौन सी फसलों को लगाते हैं जिससे एक तो उनकी आमदनी बढ़ती है, लागत में कमी आती है और साथ ही साथ उनका मुनाफा भी बढ़ जाता है। आइए उन्हीं का रुख करते हैं। गन्ने के साथ मूंग की सहफसली खेती एक बेहद लाभकारी कृषि तकनीक है जो न केवल आय बढ़ाती है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। गन्ने की पंक्तियों के बीच की खाली जगह में मूंग बोई जाती है। इससे खेत की हर इंच जमीन का उपयोग होता है और अतिरिक्त उत्पादन मिलता है। गन्ना एक नाइट्रोजन खपत करने वाली फसल है, जबकि मूंग नाइट्रोजन जोड़ने वाली। दोनों साथ मिलकर फसल चक्र को संतुलित रखते हैं। सह फसली में जैसे हम गन्ने के साथ में मूंग बोते हैं तो मूंग एक हमारा उस टाइम पे ग्रीन मैन्योरिंग का काम करती है, हरी खाद के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। तो दाल के लिए हमें मूंग मिल जाती है उससे, और जितनी दाल के लिए मूंग मिल गई उसके बाद हम उसमें जुताई करा देते हैं तो वो अपना उसमें खाद भी मिल जाती है हमें। और शुरुआत में जब मूंग रहती है तो वो एक तरह से हमारा उसका काम करती है कि उस पर ऊपर है तो उसमें खरपतवार कम होते हैं। श्री सुनील चौहान जी हैं, उनके खेत पर आए हुए हैं और उन्होंने जो इंटरक्रॉपिंग है सहफसली, उन्होंने इस मॉडल को अपने खेत में अपना रखा है गन्ने के साथ। तो गन्ने के साथ इन्होंने सहफसली के रूप में मिर्च को अपनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने उसका प्रबंधन कर रखा है, जिससे और भी जो किसान है कहीं कहीं भी हो वो देखकर एक इस मॉडल को अपने खेत में अपना सकते हैं। सुनील कुमार चौहान 6 एकड़ में पूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है। सुनील कुमार चौहान को प्राकृतिक खेती करने की सलाह केवीके से मिली, जो कि आज सुनील कुमार चौहान के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। इसमें किसानों के लिए मार्केटिंग करना काफी आसान होता है और उत्पाद आसानी से बिक जाता है। प्राकृतिक खेती करने में जैसा कि अपना हम कर रहे हैं तो ज़्यादातर हमारा जो कंपोस्ट वगैरह, गोबर वगैरह है, वो सब हमारे पशु हैं हमारे पास में, तो उनका होता है यूज। उसमें बहुत कम खर्चा आता है। जितना उत्पादन घटता है उतना ही हमें एक तरह से रेट डबल मिल जाता है। तो वहाँ हम रेट डबल ले रहे हैं तो वहाँ हमें वो औसत फ़ायदे में ही है, हम नुकसान में नहीं है प्राकृतिक खेती में। लागत तो इसमें बहुत कम है। लागत का क्या है कि जैसे हमारा गोबर ये हो गया, कुछ हमें गुड़ वगैरह खरीदना है वो भी हम पे घर का है, बेसन दाल कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, कुछ घर की हैं, और उनका लगाएं भी तो लागत हमारी फर्टिलाइज़र के मुकाबले 1/4 है।
आमदनी हमारी अगर उत्पादन थोड़ा घटा है, उत्पादन लगभग 30% कम हुआ है फर्टिलाइजर से, तो उसका हमें रेट डबल मिल रहा है, तो वो 30% वहाँ लगे तो हमें उसमें ज़्यादा आमदनी है, अभी भी फायदे में है हम। खेती करनी है और प्राकृतिक करनी है तो पशुपालन बहुत ज़रूरी है, वो सभी करना चाहिए। और उसका निर्भर भी है कि हम अगर खेती कर रहे हैं और पशुपालन ना करें तो वो खेती नहीं हो सकती, चाहे फर्टिलाइजर वाले भी कर रहे हों तब भी। कि जो किसान हैं, किसान को दूध छाया ये चीज़ घर की चाहिए, होना चाहिए ये, तो उस हिसाब से पशुपालन ज़रूरी है और उनसे फ़ायदा भी है। हम उनका गौमूत्र भी यूज करते हैं, गोबर भी यूज करते हैं, और जो उनका चारा बच जाता है, बेकार हो जाता है, उसको भी एक तरह यूज करते हैं हम। जो किसान बेचता है, किसान ज़्यादातर या तो आड़ती को देता है सामान अपना, या फील्ड पे बेच दिया, वहीं पे कोई ले गया, वहाँ से कोई बिचौलिया है, कोई है। लेकिन अगर हम जैविक कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। तो जब ग्राहक को हम केवल ये संतुष्ट करते हैं कि हमारा जैविक है या प्राकृतिक है, तो वो उस चीज़ पर संतुष्ट होकर पैसे हम मार्केट से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेते हैं, मार्केट से थोड़ा ही अंतर है, और उसी रेट पे उन्हें नॉर्मल सामान मिल रहा है तो वो हमसे अच्छा लेते हैं। और हम अगर ठेके किसी बीच में देंगे तो हमें मंदा मिलता है, लेकिन हमें वहाँ रेट डबल मिल जाता है एक तरह से खेत के मुकाबले। प्राकृतिक खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और महंगे इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे गोबर, गौमूत्र, जैविक खाद और स्थानीय बीज का प्रयोग किया जाता है। ये न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है बल्कि किसानों के लिए भी लाभकारी है। सुनील कुमार चौहान जी का मानना है कि प्राकृतिक खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। इससे लागत में कमी आती है और उत्पादन के साथ आमदनी में काफी बढ़ोतरी होती है। प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी चीज़ है, सरकार भी ये चाह रही है, सभी केवीके और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं ज़्यादातर अभी प्राकृतिक खेती पे जोर है, खुद मोदी जी का प्राकृतिक खेती पे जोर है। इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जो हमारे मित्र कीट हैं, अगर हम रसायन यूज करते हैं तो मित्र कीट सबसे पहले मरते हैं, और जो हमारे शत्रु कीट हैं वो जीवित रहते हैं। तो कुछ मित्र कीट ऐसे हैं कि जो अगर हम रसायन यूज नहीं करेंगे तो वो रहेंगे फील्ड में, वो रहेंगे तो मित्र की वो शत्रु कीट के अंडे खाएं, कुछ खाएं, वो उसका नुकसान करते हैं। तो मित्र कीट हमारे फ़ायदेमंद हैं। हम रसायन यूज ना करके प्राकृतिक खेती करें तो मित्र कीट बने रहेंगे। अभी 2 साल से पिछली बार भी ज़्यादा था, गन्ने में टॉप बोरर का बहुत ज़्यादा जोर रहा। तो टॉप बोरर का जोर होने का ये था कि हमने रसायन ज़्यादा यूज किया। पहले कुछ जगह हमारे यहाँ ततैया बोलते हैं, कुछ जगह बर बोलते हैं, वो रहते थे गन्ने में, तो वो टॉप बोरर का अंडा खाता था, लेकिन वो हमने रसायन यूज करके उसको ख़त्म कर दिया। वो टॉप बोरर रहा, जोर ज़्यादा रहा। मैंने खुद है, मेरे खेत में हैं सब कुछ, ततैया बर ये हैं, तो हमारे यहाँ ना टॉप बोरर है ना कुछ है, सभी कुछ हल है सब कुछ। तो क्यों हम रसायन यूज करें? प्राकृतिक खेती हमारा बहुत कम खर्चे में है तो हम कर सकते हैं, और पहले बुजुर्ग हमारे करते आ रहे थे। और सह फसली भी ये नया नहीं है, पहले से ही चलता आ रहा था। हमारे भी बाबा दादा जब बोते थे तो मक्का, उड़द और सन 3 चीज़ बोते थे, जिससे हमें दाल मिल गई, मक्का आटे के रूप में मिल गया, और सन का हम अपना जेवड़ी वगैरह, रस्सी वगैरह जो भी हमें यूज होती थी वो सब हम ना यूज करते थे। सुनील कुमार हमारे चौहान जी के खेत में खड़ा हूँ। ये हम मुझसे कई साल पहले जो मिले और मुलाकात किया तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो खेती हम कर रहे हैं रसायन विधि द्वारा, उसमें हमें बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता, लागत ज़्यादा आती, पैदावार तो मिलती मगर लागत ज़्यादा आती, रोग कीट ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से हम बहुत अच्छी इनकम नहीं कर पाते। तब इनको हमने सलाह दिया कि आप जो हैं रसायन खेती की यदि छोड़ करके ये कीटों से परेशान हैं, आप जैविक खेती और नेचुरल खेती पे आते हैं तो आपको जो रसायनों में खर्च करना पड़ता है वो कम करना पड़ेगा, और साथ ही आप गन्ने के साथ सह फसली खेती लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो इनको हमने ये बताया कि आप गन्ने को जो ट्रंच विधि द्वारा बोते हैं तो उसके बीच में 2 लाइन आप मसूर की डाल सकते हैं, 2 लाइन उर्द की डाल सकते हैं, या आप मिर्च वगैरह लगा सकते हैं। इससे आपको एक तो जो आपके खेत में खरपतवार निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे, और साथ ही दूसरे हमारे जो है मिट्टी की जो है फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी, उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। और जो रोग कीट की बात है इसको हमने इनको ज़्यादातर जैविक की बात की कि जैसे ट्राइकोकार्ड लगाइए, ट्राइकोकार्ड लगाते हैं, साथ में वर्मी कंपोस्ट और FYM की तरफ हमने इनको कहा कि इसको खाद को मिलाइए। कुछ हमारे कल्चर हैं, चाहे PSB कल्चर है, जोक्टोबैक्टर कल्चर, इस तरह के कल्चरों को इनको हमने सलाह दिया और इन्होंने अपने खेत में प्रयोग किया।
इससे पहले साल तो इनको ज़्यादा इनकम नहीं हुई, मगर दूसरे साल जब इन्होंने पूरा निकाला अपना ब्यौरा तो ये देखा कि जो हमने पिछले साल जो लागत लगाई थी उसमें लागत में काफ़ी कमी आई और 20-30% के आसपास इन्होंने हमसे बताया कि मेरी लागत कम आई है और लगभग मैं जो इससे आय प्राप्त किया हूँ वो लगभग मेरी इस समय बराबर हो गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों ने मिलकर कई प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती से हटाकर कम लागत, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ खेती की ओर ले जाना है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको खेती की आधुनिक तकनीकों और साथ ही साथ केवीके की भूमिका के बारे में बताएंगे। कैसे केवीके हमेशा अग्रसर रहते हैं किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, इस पर प्रकाश डालेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं केवीके वहां के वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, नई राह दिखा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको लेजर लेवलिंग तकनीक के बारे में भी जानकारी देते हैं कि आखिर ये तकनीक है क्या। लेजर लेवलिंग एक आधुनिक तकनीक है जिससे खेत को सटीक और समतल बनाया जाता है ताकि सिंचाई में पानी की एक समान बंटवारे और जल की बचत हो सके। खासकर धान की खेती में इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। सुनील कुमार चौहान भी इस तकनीक को अपनाकर पानी की बचत के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं धान में ये हमने लाइन छोड़ी हुई है, लगभग 10 से 12 फीट पे हम एक लाइन 1 से 1.5 फीट की छोड़ देते हैं खाली। इसके फ़ायदे हैं कि जब धान में हम पानी लगाते हैं, पानी ज़्यादा होता है तो उसमें मैथेन बनती है। मैथेन से कीट जो शत्रु कीट है हमारे वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, तो वो अगर लाइन रहेगी तो इसमें मैथेन बनने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये तकनीक तो बहुत पुरानी थी, पहले लोग लेजर लेवलिंग नहीं थी तो तब छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते थे, तो एक वही रूप है, क्यारी की डोली ना बना के हमने ये कर दिया है। इसको हमने पहले देखा था यहाँ बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट जो मोतीपुरम में है, वो इसी तरह लाइन बनाते थे। उनसे पूछा क्या है, कैसे है, क्या इसके फ़ायदा हो सकते हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे हमें लगे। हमारा 2 साल से हम कर रहे हैं इसे यूज़, और इसका ना तो उत्पादन में इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हमने लाइन खाली छोड़ दी है, सोचते हैं कि खेत खाली रह गया, तो उत्पादन में भी कोई फ़र्क नहीं है। कीटों पे बहुत कंट्रोल है और पानी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए, पानी कम देना चाहिए। जैसा कि अब हमारे खेत में भरा हुआ है हल्का हल्का, हमने अभी ट्वेल नहीं चलाई है, हम इसमें 2 दिन बाद ट्वेल चलाएंगे कि जिससे कि ये फ्लैट हो रहा है तो पानी कम यूज किया जाए। धान में पानी ज़्यादा देने से भी नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को मिलने वाली मदद बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक होती है। केवीके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित संस्थान है जो किसानों को वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। केवीके समय समय पर गोष्ठी एवं संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। सुनील कुमार चौहान को भी इसी संगोष्ठी के माध्यम से प्राकृतिक खेती करने की सलाह मिली। सुनील कुमार चौहान को समय समय पर केवीके द्वारा बीज भी मिलता है, जिससे उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। केवीके से हमें कई बार सरसों के बीज मिला है जो अच्छी वैरायटी मिलती हैं, और उड़द का बीज भी मिला है हमें कई बार दलहन में। तो और दूसरा वहाँ से कि क्या क्या हमें समय समय पर कौन सी खाद यूज करनी है,
क्या करना है। और फसल भी देख के भी डॉक्टर साहब आते रहते हैं केवीके से, अपना उनका अलग अलग चक्कर लगता रहता है, वो देखते हैं सभी जो उन वहाँ हैं अलग अलग फसलों के हिसाब से, तो वो भी बताते रहते हैं समय समय पे कि क्या क्या इससे है, क्या आप करना चाहिए, खाद किस तरह बनाना है, जीवामृत किस तरह बनाना है। शुरुआत में हमें केवीके ने ही ये सब बताया था। भारत सरकार का सब प्रथम लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती, एकीकृत खेती तथा कृषक आय दोगुनी करना और हमें कृषि विविधीकरण की तरफ जाना। तो इसी क्रम में हमने सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र अपने परिसर में हमारा प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र, एकीकृत खेती एवं प्रशिक्षण केंद्र, मृदा परीक्षण लैब, गोपालन, मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट तथा हर्बल गार्डन से संबंधित और क्रॉप कैफेटेरिया में जो भी हमारे बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ हैं उनका हमने एक प्रदर्शन इकाई स्थापित की है। उनका उद्देश्य ये है कि हम जो भी किसान भाई, जो भी हमारे प्रशिक्षणार्थी, जो भी हमारे सहायक विभागों के प्रशिक्षणार्थी और युवाएं और छात्र आते हैं उनको हम प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, जिससे कि वो आने वाले समय में कृषि के प्रति आकर्षित हों, किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकें और हमारे छात्र जो हैं प्राकृतिक खेती की तरफ जागरूक हो सकें। हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट के प्रसार कार्मिक हैं वो लैब टू लैंड योजना के तहत हमारी नवीनतम भारत सरकार की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं को प्रभावित तरीके से क्रियान्वित कर सके। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये संस्था न केवल किसानों को वैज्ञानिक खेती सिखा रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और नवाचारी भी बना रही है। आज के समय में जब खेती अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन, लागत में बढ़ोतरी और बाजार की अनिश्चितता, ऐसे में केवीके किसानों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बन चुका है। तो किसान भाइयों बहनों, ये थी हमारे आज के सफल किसान सुनील कुमार चौहान जी की कामयाबी की दास्तान। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी नई अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।